नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन त्योहारी हफ्ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इस हफ्ते धनतेरस से लेकर दिवाली तक सोने चांदी की बिक्री किस तरह की रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। उनसे सबसे पहले बात करेंगे। आनंद गुप्ता हैं, ज्वेलर है, और साथ ही पंकज अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट है AIGJF यानी नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पंकज जी, किस तरह की बिक्री की रिपोर्ट आ रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक की? दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली में जो ज्वेलर्स की सेल्स रही है बहुत अच्छी रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं रही है। और 40 टन के आसपास पूरे ऑल इंडिया में जो हम लोग का सर्वे में रिपोर्ट आई है, 40 टन के आसपास गोल्ड की सेल है। इसकी वैल्यू लगभग 27,000 करोड़ रुपए होती है। ओके। और 3,000 करोड़ रुपए की लगभग चांदी की सेल हुई है, यानी 400 टन के आसपास। और देश में BIS पे रजिस्टर्ड करीब 1,85,000 ज्वेलर है। हाँ, और टोटल 4 लाख है, जहाँ पे भी मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं लगी है। तो टोटल 4 लाख ज्वेलर्स है पूरे देश में। हाँ हाँ। और एक अच्छी सेल देखने को मिली है। लास्ट ईयर की अपेक्षा 25,000 करोड़ का टर्नओवर था गोल्ड का, जो इस बार 27,000 करोड़ के आसपास का अनुमानित किया गया। ओके, नहीं, पिछले साल के 25, ये 3 दिनों की रिपोर्ट है पंकज जी, धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक की, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की। सर, इसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो धनतेरस की सेल होती है धनतेरस तक की मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनतेरस पहले बुक करते हैं, धनतेरस वाले दिन उठाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दीपावली वाले दिन उठाते हैं। तो टोटल अप्रॉक्स सेल पूरी आती है सीजनल 3 दिन की। और किस तरह की बाइंग ज्यादा थी? चलिए, आपसे एक और सवाल लेंगे, उससे पहले आनंद जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी, आप बताइए किस तरह का रुझान था ग्राहकों का, और किस तरह के प्रोडक्ट की खरीदारी सोने चांदी में ज्यादा हो रही थी? क्या वो ज्वेलरी बाइंग कर रहे थे या क्वाइंस बार्स की बाइंग कर रही थी? किस तरह का ट्रेंड दिख रहा था ज्वेलरी मार्केट का? विश्वमोहन जी, पहले तो दीपावली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा का बहुत बहुत शुभकामना। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। 1 तारीख से 10 तारीख में अगर कोई भी त्योहार पड़ता है, कोई भी एग्जीबिशन पड़ता है, तो उसका सेल टॉप रहेगा ही रहेगा। हाँ। एकदम 100% हम पहले भी इंटरव्यू में बताए हुए हैं। तो इस बार का धनतेरस जो है सबके लिए बहुत बढ़िया रहा है। खाली सिर्फ ज्वेलरी वाले के लिए नहीं, कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जिसका धनतेरस बहुत लाजवाब नहीं रहा। ओके। बहुत समय के बाद ये समय मिला है मौका कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये त्योहार मनाया जा रहा है। इधर 3-4 साल के बीच में। नहीं, मैं सर ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ट्रेंड क्या था? क्या खरीदारी ज्यादा लोग करना पसंद कर रहे थे इस त्योहारी दिनों में? आपके स्टोर्स की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या ट्रेंड था? लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा था? इसमें 50% गोल्ड का सेल था, 25% डायमंड ज्वेलरी का सेल था। और गोल्ड में भी ज्वेलरी का सेल 40% था। 10% ही रुझान था बार खरीदने के लिए। इसलिए कि भाव जो एक बार डाउन जाके फिर दिवाली के दिन बढ़ गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा लोग जो इन्वेस्टर है वो बार में पैसा लगाते हैं, वो लोग नहीं लगाए। वो जो रियल परचेजर है, जिनको घर में शादी है, जिनको गिफ्टिंग करना था, वो लोग ज्यादातर आए। केवल उसमें 40% लोग लिए और 10% जो है सो कि बार में लगाए। 25% डायमंड गिफ्ट में, डायमंड अभी जोरदार, प्लैटिनम और डायमंड का बहुत बढ़िया सेल रहा। और 25% जो पूजा का बर्तन होता है, चांदी का सेल होता है, इसमें सबसे ज्यादा रुझान लोगों का था। लेकिन 40% गोल्ड ज्वेलरी का ही रुझान था। ओके, 40% गोल्ड ज्वेलरी का था, मतलब 1% ज्यादातर लोग गोल्ड ज्वेलरी की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे थे। पंकज जी, अब मेरा सवाल होगा, अब शादियों का सीजन भी है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की डिमांड आगे रहने वाली है? आप लोग किस तरह का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, खास करके ज्वेलरी मार्केट को लेकर? सर, एक्चुअल में गोल्ड, अभी आपने बीच में देखा गोल्ड एकदम से पुशअप ऊपर हो गया था। और उसका धनतेरस वाले दिन ही गोल्ड 500 पे डाउन हुआ है। तो जिन लोगों को, जब ये युद्ध की बात आ रही थी, हमास वाला मैटर था, तो बहुत से लोगों ने अपनी बाइंग को स्टार्ट कर दिया, बुकिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। जिन लोग घर में महीने 2 महीने बाद शादी है, तो बहुत से लोगों ने उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। और बहुत से बजट को लेके अभी आने वाले हैं, यानी हम लोग पूरी ट्रेंड में है, पूरी तैयारी के साथ है सारे ज्वेलर कि आने वाला जो 4.25 लाख शादियों की बात आई है, आने वाले करीब 21 दिन शादियों के हैं। तो सारी ज्वेलर एकदम तैयार है फुल वैरायटी के साथ। और कस्टमर के मन में कोई तेजी वाला भाव नहीं है। उसके लिए नॉर्मल एक सामान्य भाव है 60,000 61,000 रुपए। अब इसको तेज भाव नहीं कहा जाता, अभी एक स्टैंडर्ड भाव हो चुका है। मतलब लोगों को ये भाव पच चुका है और लोग आसानी से अपनी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कहीं कोई भाव का इश्यू नहीं आ रहा है इसमें।
ओके, शुक्रिया पंकज जी। आपने बताया कि किस तरह की डिमांड को लेकर किस तरह की रिपोर्ट है। जैसा आप कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ के सोने चांदी की बिक्री हुई है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए की सिर्फ सोने की बिक्री हुई है। और जिस तरह के शादियों के सीजन लाइंड अप है, काफ़ी शादियां होने वाली है देश में, तो ये बिक्री आगे भी बढ़ने वाली है। शुक्रिया आनंद जी आपका भी। आपने भी बताया कि ग्राउंड से स्टोर्स की क्या रिपोर्ट आ रही है। हालांकि दाम फिर से घट गए, फ्राइडे के सत्र में भी तेज गिरावट दिखी थी, आज भी गिरावट दिख रही है। हालांकि कल जब मोड़ ट्रेडिंग पर बाजार खुला था तो हल्की तेजी सोने और चांदी में देखने को मिली थी। हमारे साथ कुछ और वायदा बाजार के मेहमान हैं। दीपेंद्र शाह हैं स्टेबैंक.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटुपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से। अनुज जी, सबसे पहले आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर भाव काफी नीचे आ गया है, 69,500 के नीचे चांदी है, सोना भी काफी नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है, इन भावों पे अभी खरीदारी बनती है क्या? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए फेस्टिवल के बाद देखें तो एक सेलिंग प्रेशर देखा है, या फिर अगर बोले तो डिमांड जो फेस्टिवल की थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी, उसकी वजह से भाव थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कूलनेस जो है वो गोल्ड सिल्वर आपको भी और देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप डिमांड साइड जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिवल के साथ साथ जो मैरिज सीजन की डिमांड है वो अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल अभी लग रहा है कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रह सकता है। तो अगर हम पर्टिकुलर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी भी सपोर्ट के आसपास है। तो गोल्ड के अंदर तो हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 59,600 में 59,480 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 59,850 तक हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1950-1955 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें सिल्वर के में, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस मेटल में हमने एक कूल ऑफ आते हुए देखा है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा सा मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट देखा जा सकता है। तो करीबन 59,550 59,600 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 70,080 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 68,700 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा कि $23 को काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इंडस्ट्रियल मेटल और बेस मेटल के चलते हमने सभी बेस मेटल में गिरावट भी देखी है। तो उसके चलते चांदी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे रुक सकता है। बट हाँ, गोल्ड लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर आपको अगेन खरीदारी के तौर पे देखने को मिलेगा। लेवल पे गोल्ड में बाइंग हो सकती है, और जो ये इंट्राडे के लिए टारगेट है 59,850 का, और जो स्टॉप लॉस है उसका भी ध्यान रखिएगा। अब रविंद्र जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या आप खरीदना पसंद करेंगे इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी, आपको और सारे ईटी नाउ टीम को दिवाली की शुभकामनाएं। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मेरे हिसाब से 1938 से लेके 1940 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स गोल्ड में। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड $22 के आसपास सपोर्ट है। जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड में हमें दो फैक्टर्स को देखना चाहिए। एक तो जो इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेकंड जो फेड का स्टांस है। इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा ठहराव आया है, मैं नहीं कहूंगा कि डी एस्केलेशन हुआ है, बट एक पॉज आया है, जिसके वजह से हमने एक करेक्टिव मूव देखा है, जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि इसे वॉच करना बहुत जरूरी है। और अगर फेड की बात करें तो फेड में यूएस जॉब्स और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के बाद एक रैली आई थी मार्केट में। लेकिन फेड चेयर पॉवेल और जो अदर फेड मेंबर्स है उनका जो स्टेटमेंट था वो फिर से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी था, और उसके वजह से ही हमने एक डॉलर इंडेक्स में एक अपमूव देखा था। डॉलर इंडेक्स में 104.80 से हमने 106 तक के लेवल्स देखे। यील्ड्स में भी एक बढ़त आई है। उस वजह से हम इसमें करेक्टिव मूव देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज स्टिल ऑन। हालांकि थोड़ा सा एक पॉज है। सेकंड, फेड अभी नहीं लगता है कि दरें बढ़ाएगा। 2024 में देयर माइट बी टॉक्स ऑफ कटिंग द रेट्स, तो उस वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर। अगर एमसीएक्स में देखें तो 59,600 एक अच्छा सपोर्ट है आज के सेशन में। 59,400 का एक रिवर्सल सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। अपसाइड हमें लगता है कि फिर से एक बार 59,850 59,900 तक आ सकता है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट लगता है। 70,000 का रेजिस्टेंस है अभी, जब तक वो होल्ड है पॉसिबिलिटी है कि एक बार 68,800 68,900 तक आ सकता है। बट अगेन दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया $22 का एक सपोर्ट है। एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि ये बाउंस बैक 2250 से लेके 2260 तक जाए। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 70,500 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डिप में सिल्वर को बाइंग कर सकते हैं टुवर्ड 68,800, और गोल्ड को भी बाई कर सकते हैं 59,600 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 59,850 59,900। ये वीक में सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रहेगा, काफी क्रूशल रहेगा, उसे वॉच करना चाहिए। आई थिंक दैट माइट गिव अ डायरेक्शन टू द मार्केट। बिटुपन, चांदी में अब लोअर लेवल से हल्की रिकवरी आई है, जो
69,200 तक चांदी नीचे आ गई थी और अब गिरावट भी थोड़ी कम हुई है, 800 रुपये से ज़्यादा टूट गई थी, अब 500 रुपये के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है दिन के दौरान ये रिकवरी और बढ़ेगी? क्या चार्ट पे कैसी दिख रही चांदी आपको वीटपन? देखिए सिल्वर में थोड़ा रिकवरी हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा मेरे हिसाब से 68,900 के आसपास से मेरे हिसाब से वहां से बाउंस बैक होने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ओवरऑल वीकनेस लग रहा है पूरी चार्ट में। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का रिकवरी है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहीं पे सेफ एंट्री होगा। थोड़ा नीचे लेवल पे देखना चाहिए सिल्वर में। ओवरऑल देखिए, अगर हम लोग ग्लोबल में देखते हैं तो वहाँ पे 22.09 में लेवल चल रहा है, तो वहाँ पे भी मार्केट थोड़ा करेक्ट कर सकता है, एटलीस्ट टुवर्ड्स 21.92 या 21.90 तो रेंज तक सिल्वर पहुंच सकता है। तो अगर सिल्वर बाय करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और 400-500 रुपए नीचे रुकना पड़ेगा, वहां पे ही सेफ बाइंग कर सकता है। गोल्ड में क्या करे वीटपन? देखिए ओवरऑल गोल्ड में सिनेरियो ऐसा है कि देखिए हम लोग बुलिश है, लेकिन $1,800 से 2000 का जो मोरलेस जो रैली है, ये मोस्टली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कारण ही हुआ था। और अभी जो सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा है कि निगेटिव थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि पहला तो चीज है कि जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड है कुछ हद तक तो मार्केट ईज ऑफ हो रहा है, और मार्केट एक ही फैक्टर पर लेके हर दिन उसी फैक्टर के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। तो ये काफी हद तक डिस्काउंटेड भी हुआ है और फ्रेश एस्केलेशन भी नहीं हुआ है। और दूसरा चीज जो हो रहा है कि जो रविंद्र जी ने बताया था कि फेड का स्टांस थोड़ा सा भी हॉकिश भी बन रहा है। हाँ, ये बात तो है कि जो सीपीआई का डेटा है दैट विल बी आल्सो क्रिटिकल। एनएफपी का रीडिंग भी थोड़ा ज्यादा आया था, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ज्यादा आया था, तो थोड़ा मार्केट में वीकनेस है। और मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड में शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ा पुलबैक आ जा सकता है, पुलबैक बन सकता है 1950-55 तक प्रॉब्ली पुलबैक हो सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि गोल्ड में एक दो दिन के रिकवरी के बाद मुझे लग रहा है कि $1,900 भी पहुंच सकता है। तो कोई भी अगर बाइंग करते तो इंट्राडे या एक दिन के लिए होना चाहिए, और भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो स्ट्रांग अभी नहीं लग रहा है, मैं तो प्रीफर करूंगा थोड़ा पुलबैक आ जाता है तो मैं सेल करूंगा। गोइंग फॉर टारगेट ऑफ 59,000 तक मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि पुल बैक पे बिकवाली ही करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप खरीदारी के लिए नीचे के लेवल का इंतजार करें। दीपेन जी, आप किस तरह की राय रखते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर? बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको पूरी टीम को और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और नए साल की भी खूब खूब शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अगला साल बहुत ही बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे और सिल्वर की बात करेंगे तो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था कि गोल्ड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो आप गोल्ड को शॉर्ट सेल करके हेज में सिल्वर बाई करके चल सकते हैं। अगर आप हेज में हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ये हेज को थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर आप सिर्फ बाइंग करने की कोशिश करें तो हमारा मानना ऐसा है कि सिल्वर में और 1500 से 2000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, और 67,000 66,500 ये लेवल्स होंगे, क्योंकि दिवाली का समय है तो हम थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिया रख के कोशिश करेंगे, बिकॉज इस हफ्ते और अगले हफ्ते थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर आपको 2000 पॉइंट की गिरावट सिल्वर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डेफिनेटली वहां पे खरीदी करके चले, थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, तो अगले एक साल में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न सिल्वर में मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। दीपेन जी, आप ही बताइए सबसे पहले, कच्चे तेल में क्या करें? क्या लग रहा है यहाँ से, किस तरह की चाल दिख रही है आपको क्रूड की? देखिए, एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्राइसेस में 6,800 ब्रेक करेगा तो काफी नेगेटिव डाउनफॉल आ सकता है। तो अभी जो भी बाउंस बैक आता है 6,500 के आसपास, वहां पे आप बेच के चले। कच्चे तेल में मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, पुट्स अवेलेबल है, तो जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करके शॉर्ट सेल करके चले। एज लॉन्ग एज 6,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हर उछाले में क्रूड ऑयल को बेच के ही चलेंगे। आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए क्रूड को? बिटूपन, आपसे मेरा सवाल था, क्या क्रूड को बेचकर आज जाना चाहिए? क्रूड ऑयल में देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनसाइड है, लेकिन यहाँ पे मार्केट रेंज कर सकता है, क्योंकि डिक्लाइन हुआ है अराउंड $90 से अभी ऑलमोस्ट $75 तक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रेंज बन सकता है। 78 का टॉप मार्केट शायद WTI में ना ब्रेक करे, और नीचे 74 का रेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिकवाली करना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिफेंसिवली, क्योंकि पहले जो सेलिंग था काफी एग्रेसिव कर सकते थे, तो फिलहाल यहाँ पे बॉटम लेवल पे थोड़ा डिफेंसिव सेलिंग कर सकते हैं।
6450 के आसपास एक पुल बैक मिलता है तो बेचना चाहिए। 6330 का एक सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से वहां पे ही मेरा जो भी है वहां पे बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प डिक्लाइन यहाँ पे नहीं है। हाँ, मॉडरेट डिक्लाइन सेल ऑन पुल बैक आज के लिए या एक दो दिन के लिए रह सकता है। ओके, अनुज जी आप क्या सलाह देंगे क्रूड में, और ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज के लिए? देखिए विश्वमोहन जी, क्रूड अगर आप देखेंगे जहां $95 गया था वहां से काफी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं $78 के आसपास एक सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरीके का फंडामेंटल है और जिस तरह का टेक्निकल हमने करेक्शन देखा है, मुझे लगता है कि अभी और बिकवाली जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि $78 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर हम देख सकते हैं कुछ एक्यूमुलेशन। मगर जिस तरीके से इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ा है, उससे काफी हद तक लग रहा है कि भावों में प्रेशर, और कहीं ना कहीं डिमांड जो इफेक्ट हुई है उससे भी लग रहा है कि भावों में थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है करीबन 6,425 में। स्टॉप लॉस लगाए 6,470 का, टारगेट लग रहा है नीचे करीबन 6,335 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो 6,300 के आस का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकता है। बिकवाली का ट्रेड, रविंद्र जी आप भी सहमत है सभी एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है सेल करके ही जाए क्रूड को आज? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यस, थोड़ा सा वीकनेस है। जब तक 6500 होल्ड है, पॉसिबिलिटी है कि 6290 तक आ सकता है। लेकिन हमें दो चीज देखना पड़ेगा। एक, अगर प्राइस एक्शन देखे तो प्राइसेस एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है डेली चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि जब तक ये $74 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, तब तक एकदम बड़ा सेलिंग नहीं लग रहा है। हो सकता है कि $1-2 का डाउनसाइड हमें दिख सकता है। दूसरा, इस महीने में ओपेक मीटिंग है, और अगर प्राइसेस शार्पली नीचे आता है तो ओपेक में कोई ना कोई डिसीजन निकल के आएगा, फिर से कोई प्रोडक्शन कट एक्सटेंशन का, जो कि मार्केट के लिए सपोर्टिव हो सकता है। प्लस इजराइल हमास इज स्टिल इन द बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि एकदम मेजर सेल ऑफ नहीं है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यस, 100-150 रुपए का फॉल आ सकता है अंटिल 6500 होल्ड्स। इसीलिए हमने 6430 के आसपास एक शॉर्ट करने की एडवाइस की है। 6500 स्टॉप लॉस और टारगेट 6290। ओके, कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल देखें तो कॉपर 698 रुपये 50 पैसे पे है। लोअर लेवल से हल्की रिकवरी है। शुरुआती कारोबार में 0.25% की गिरावट दिख रही थी। एल्युमिनियम 205 के पास है, बिल्कुल सपाट। जिंक की भी गिरावट कम हुई है, 227 रुपये 45 पैसे पे। अनुज जी कहाँ ट्रेड करना चाहिए आज? कहाँ मौके ज्यादा दिख रहे हैं आपको, किस कॉन्ट्रैक्ट में, मेटल में? देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एल्युमिनियम और जिंक अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कॉपर के मुकाबले एक स्टेबल फॉर्म में है। जबकि कॉपर देखेंगे तो 700 के नीचे अब आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक पहले एक सपोर्ट जोन था, उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो सकता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो बेस मेटल का है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल का, उसमें सभी में गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है, सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है, और सस्टेन भी कर रहा है ये। तो मुझे लगता है कि कॉपर अगर ऊपर में 697 के आसपास मिलता है तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 703 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 691 से लेकर 690 तक देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज दिख रहा है। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर करें कॉपर या जिंक या एल्युमिनियम से, तो वहां पे स्टेबल फॉर्मेट है। बट हाँ, कॉपर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली के ट्रेड देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी आपको क्या पसंद है? कोई एक काउंटर बताइएगा बेस मेटल्स में जो टॉपिक हो दिन के लिए। कॉपर में मेरे हिसाब से अभी 698 के आसपास चल रहा है कॉपर। 701 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो होल्ड है तब तक एक बार बिकवाली कर सकते हैं। बट डाउन साइड में मुझे लगता है कि 695 के आसपास जो अक्टूबर में जो लो लगाया था, तो उसके आसपास एक बार रुक सकता है मार्केट। और अगर 701 निकाल दिया तो आई थिंक इट माइट बी अ डबल बॉटम, और प्राइसेस में हमें कप मूव देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जब तक 702 होल्ड है तब तक शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 695 का टारगेट। लेकिन अगर 701 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा ये बुलिश मोमेंटम में आ गया। दीपेन जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? कहाँ ट्रेड की सलाह दे रहे हैं? देखिए एल्यूमिनियम में सलाह दे रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम यहाँ से 20480 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। 202 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। और हमारा मानना है कि 207 से 208 के टारगेट आपको इंट्राडे या कल के सेशन में देखने मिल जाए। ओके, कॉपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? बीटूपन क्या करना चाहिए कॉपर में आज? देखिए मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए और कॉपर में भी, लेकिन हाँ जिंक में थोड़ा स्टेबिलिटी है। लेकिन कॉपर हो या बाकी इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जो चाह में डिफ्लेशन का सडन सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, तो काफी
रिस्क ऑफ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी बेस मेटल में कोई भी पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से बेस के चलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 700 के आसपास कॉपर बेच सकते हैं विथ स्मॉल टारगेट ऑफ 693। 93 के नीचे या जो 90 का जो रेंज है, एक सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो प्रॉब्ली कॉपर 680 675 भी जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इंट्राडे में अगर करना है तो विद स्टॉप लॉस अबव 705, 700 के आसपास देखना है, 693 का टारगेट दे सकते हैं। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। क्रूड सनफ्लावर ऑयल में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। कल इस कॉन्ट्रैक्ट को NCDX पर लॉन्च किया गया। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग के साथ शुरुआत हुई है। 5 मीट्रिक टन का ट्रेडिंग यूनिट है। बेस वैल्यू 10 रुपये प्रति किलो है और टिक साइज 10 पैसे का है और एक्सपायरी पर इसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं है। कैश में इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया जाएगा। दीपेन जी, आप बताइए क्या लग रहा है, इससे कितना फायदा होगा? कैश सेटलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। ग्राउंड नट हाल में ही NCDX ने लॉन्च किया था। किस तरह का ट्रैक्शन मिलना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट को? अब देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम देख रहे हैं कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है जो इसी कॉम्प्लेक्स के थे, जिसको CPO सोया ऑयल कहते हैं, वो अगले 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो यही विरोधाभास आपको देखने मिल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से लिक्विड थे उनको बंद किया गया और जो लिक्विड नहीं थे उनको नए से चालू किया है। अगर आप देखेंगे तो मैं कल ही ये स्टडी कर रहा था, NCDX में बाजरा, बार्ले, ग्राउंडनट, ये सनफ्लावर ऑयल नया चालू हुआ है, सेसमे सीड, मेज, आप नाम ले लीजिए, सभी कॉन्ट्रैक्ट अभी लिस्टेड है, लेकिन इनमें वॉल्यूम नदारत है, जीरो जैसा है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये अच्छी सिनेरियो के नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इनमें लिक्विडिटी लाना भी थोड़ा एक्सचेंज का ही काम है, पार्टिसिपेशन को कॉन्फिडेंस देना भी एक्सचेंज का ही काम है। तो मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि जो हम एग्री एनालिस्ट हैं उनके साथ साथ एक्सचेंज भी थोड़ा काम करेगी और इन सभी कॉन्ट्रैक्ट जो लिस्टेड है इनमें लिक्विडिटी लाने का भी काम करेगी, ताकि सभी का कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे से अच्छे एग्री डेरिवेटिव मार्केट को हम डेवलप कर पाए। ये 20 साल बाद भी हम यही कह रहे हैं कि एग्री मार्केट्स को डेवलप करना है डेरिवेटिव्स में, ये अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और कितने हम पीछे हैं ये बताने के लिए काफी बिल्कुल, 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल बाद भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी मार्केट को लेकर डेवलपमेंट की बात ही अभी चल रही है, अवेयरनेस की बात चल रही है, तो हम काफ़ी पीछे है। इसमें जिम्मेदारी सिर्फ एक्सचेंज की नहीं, बाकी स्टेक होल्डर्स आप और हमारी भी है कि हमने कितना काम किया इस पर। अनुज जी, आप क्या कहेंगे इस नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है सर। देखिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है एडिबल ऑयल। हालांकि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके वॉल्यूम्स इसमें आते हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ग्लोबली अवेलेबल है। तो अगर वॉल्यूम इसमें आते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप होगा एक्सचेंज के लिए। अनुज जी, अब एक साथ मैं 2 सवाल पूछूंगा, दोनों पर 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ग्वार में आज क्या करें? हल्की तेजी है, मसालों में जीरा पर दबाव दिख रहा है, क्या इन दोनों काउंटर पर अपनी राय दें आप? देखिए, अभी स्ट्रेटेजी तो कोई नहीं है, बट हाँ, जिस तरीके के दोनों ही में ही अगर आप देखेंगे, ग्वार में अराइवल का सीजन है तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल की वजह से अराइवल भी सबड्यूड है। बट हाँ, अगर आप देखेंगे स्विंग एक्टिविटी जीरा में बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी फेस्टिवल के बाद मंडियां खुलेंगी तो वहां पर क्या ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटूपन आपका, दीपेन जी आपका। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब